बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक किस्म की सूरत हाल है। इमरान ख़ान साहब रियासत के अगेंस्ट बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। अब सबसे पहले बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए और उनका एक और बयान सुनाने से पहले और अपना तबसरा देने से पहले ये मैं आपके सामने उनका वो जो उन्होंने निजी टीवी को और उन्होंने वही मालशिया पालशिया सहाफ़ी को समी इब्राहिम साहब को ये इंटरव्यू दिया और ये ज़रा सुन लीजिए कितनी ख़तरनाक बल्कि ख़तरनाक तरीन बातें कर दी इमरान नियाज़ी ने। और फिर उसके बाद रिएक्शन भी आया। अब उसके बाद इदारों का रिएक्शन, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब का रिएक्शन आ चुका है। यार ये समझ नहीं आ रही कि ये इमरान नियाज़ी साहब ख़ुद तो इसके बाद गड्ढे में गिर गए हैं, उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं रियासत पाकिस्तान के साथ, किस चीज़ का बदला ले रहे हैं, ये ज़रा आप सुन लें। फिर उसके बाद मैं करता हूँ बात, उसके बाद उनकी अगली वीडियो भी सुनवाता हूँ। पाकिस्तान में एक और भी रियलिटी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके खिलाफ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है? लेकिन सर, इमरान खान किस चीज़ की जरूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है। दुनिया में 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहा हूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान का है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख। ये आपने सुन लिया, ख़तरनाक तरीन बयानात आए हैं जनाब इमरान ख़ान साहब के, और वो कह रहे हैं कि मैं आपको आज बता रहा हूँ पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, ये फ़ौज तबाह होगी और हमसे डीन्यूक्लियराइज़ करने का मुतालबा किया जाएगा, एटमी प्रोग्राम यानी कि रोल बैक करने का। मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मुझे इससे ज़्यादा अफसोस ये हुआ है कि इस पर किसी किस्म का कोई सुओ मोटो नहीं लिया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि अगर आप रहें तो ठीक है, और अगर आप जाएं वज़ारत उज़्मा से तो इसका मतलब है कि आपने पहले भी कहा था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले भी कहा था कि अगर इनको बिठाना था, यानी कि वो शहबाज शरीफ साहब और ये सारे अलाइज़ इनके बारे में कह रहे थे कि अगर इनको बिठाना था हुकूमत पर तो इससे तो बेहतर था आप पाकिस्तान पर एटम बम मार देते। मतलब ये किस तरह की सोच है, ये किस तरह की डिस्ट्रक्टिव सोच है, ये तबाहकुन सोच क्यों है? इसलिए वो मैं बताता हूँ कि क्यों है, वो पता चल चुका है, वो ख़ान साहब को भी पता चल चुका है। लेकिन सर बात ये है, ख़ुद जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे शहीद, जिसने धमाके किए वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। बात ये है कि ऐसे ऐसे मौक़े आए कि जिसमें हर बंदा कह रहा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आपके अपने जिनको आपने ख़ुद लगाया था, FBI का चेयरमैन शब्बर ज़ैदी, वो आपके अपने दौरे हुकूमत में कह चुका है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पे हमने कहा इस मुल्क ने इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहना है और इंशाअल्लाह इस मुल्क का कोई बाल बीका नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह इस कौम का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। ये नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गए हैं, प्रीमियरशिप से, तो फिर आप उसके बाद कहें कि ये मुल्क 3 हिस्सों में, 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा।
तीन टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक। लेकिन बात यह है ये वो मुल्क है, आपको याद होगा हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों पर, इस्टेब्लिशमेंट पे, मुख्तलिफ़ हवालों से और इदारों पर, बहुत सारे सियासतदानों की भी गलतियां हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेड लाइंस होती हैं। इमरान खान साहब वो रेड लाइंस क्रॉस करने लग गए हैं। कई मरतबा फ़ौज समेत हर कोई ये कह चुका कि यार ये इस तरह की बात ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एटमी प्रोग्राम है उस पर बहुत सी बुरी नज़रें हैं। तो क्या वो कोई गैर महफूज हाथों में है कि वो खुदा न खास्ता उसको कोई कह देगा और हम कोई इस तरीके का कर देंगे? वो कोई गैर महफूज हाथों में नहीं है सर, वो बहुत महफूज हाथों में है इंशाअल्लाह। और ये कई दफ़ा बहुत सारों की ख्वाहिश थी, इंटरनल एक्सटर्नल दुश्मनों की, कि ये ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। ये वो मुल्क है, आप यकीन कीजिए कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो मैं पढ़ रहा था BBC, और BBC अपनी कमेंट्री में बता रहे थे कि वो दिखा रहे थे बाकायदा कि वो हैरान थे कि वो मुल्क जिसने कभी सुई नहीं बनाई, सुई तक वो नहीं बना सकता वो मुल्क, उस मुल्क ने वो दिखा रहे थे, आप ये देख सकते हैं, वो दिखा रहे थे BBC वाले, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा था कि वो मुल्क जिसके लोग आज भी दरख्तों तले बैठ के उस तरह से शेव करवा रहे होते हैं, उस मुल्क ने एटम बम बना लिया। ये अल्लाह की मेहरबानी थी, ये खुदावंद करीम का करम था। और फिर उसके बाद जब हमें, आज तो हम IMF से 6 अरब डॉलर कितना नाक रगड़ के ले रहे हैं ना, उस वक़्त प्रेसिडेंट क्लिंटन ने 5 अरब डॉलर यकमुश्त नवाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र कर दी थी कि अगर आप इंडिया के धमाकों के जवाब में धमाके न करें तो 5 अरब। अगर उसको मज़ीद उनके साथ को नेगोशिएट किया जाता तो वो 5 अरब को शायद हो सकता है 5 अरब डॉलर को 8 अरब डॉलर भी कर देते, 10 अरब डॉलर भी कर देते। वो तो अगर ये है ना कि अगर आप उनके साथ मुज़ाकरात करते और नेगोशिएट करते, वो नवाज शरीफ साहब ने ठुकरा दिए। इसे कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और वो धमाके कर दिए। और यही मुल्क आपको याद है जब मुशर्रफ साहब ने छोड़ा तो इस मुल्क का क्या हाल था, इदारों का क्या हाल था, अदलिया में PCO जजेस की भरमार थी, और क्या हाल था इस इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लेवल पे आपका वक़ार सिफर हो चुका था। यहाँ पे अंदर ब्यूरोक्रेसी का जो एतमाद, जो वक़ार, जो ब्यूरोक्रेसी का मोराल, वो डाउन हो चुका था, सिफर से नीचे जा चुका था। उसको किस तरह से बहाल किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को बहाल किया था। फिर उसके बाद किस तरीके से टैकल किया गया उस डिक्टेटर से के साथ भी, जब नून लीग की हुकूमत आई। जब नून की हुकूमत आई उस वक़्त कितनी लंबी लंबी कतारें होती थीं, आपको याद है, अपना CNG स्टेशंस पर किस तरीके से हैंडल किया गया। 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग शहरों में थी। किस तरीके से हर दूसरे रोज़ यानी 48 घंटे के बाद एक धमाका हो रहा होता था। आपकी कचहरियों के अंदर सेशन जज उड़ रहे थे धमाकों से, आपके जनाब ब्यूरोक्रेट्स उड़ रहे थे, सियासतदान उड़ रहे थे, आपके इशारों पर खड़े जर्नैल उड़ रहे थे। इस तरह की दहशत गर्दी थी। नून लीग ने, नवाज शरीफ ने वो दहशत गर्दी आके भी कंट्रोल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है कि आप नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता ये मुल्क 3 हिस्सों में, 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। इस मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, आप नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता कि जनाब ये फ़ौज तबाह हो जाएगी, सर ना फ़ौज तबाह होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की फ़ौज भी एक अजीम फ़ौज है, और ना फ़ौज तबाह होगी, ना ये मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, और ना ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें कायम व दायम रहेंगी इंशाअल्लाह। ये कौम भी कायम व दायम रहेगी। सिर्फ ये नहीं है कि आप नहीं हैं तो आप कथारसिस करें, आप गुस्से में हों, आप उस गुस्से में इस कदर बातें कर दें। लेकिन बात यह है कि खान साहब ने, मैंने आपको बताया था, दूसरा बयान सुनवाता हूँ मैं आपको, वो भी इस इंटरव्यू का बयान है। तो खान साहब ने, अगर आप नहीं होंगे, असल में मसला ये है, खान साहब पहले कहते रहे इलेक्शन कराओ। अब खान साहब को पता चल गया, खान साहब का ये भी जो मोराल है या जो एतमाद है, ये सारी चीज़ें हैं लोएस्ट एप पे पहुंच गई हैं।
इस धरने के बाद, इस मार्च के बाद लोग उनको, अपने लोग मना करते रहे, खान साहब ये वो वक्त नहीं है, ये कोई बात तो नहीं है, अभी तो उनको 1.5 महीना हुआ है, तो आप धरना करके और मार्च करके उनकी हुकूमत को ख़त्म कराना चाह रहे हैं। और ये तरीक़ाकार नहीं है, ये मौसम भी ठीक नहीं है, ये वक्त भी ठीक नहीं है, ये आप इस तरह से नहीं करें उनको। फिर उनके अपने लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया, वो अवाम ने भी उनको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया कि वो जो इससे तो वो 3 गुना बड़ा जलसा कर लेते थे, लेकिन वो जब इस्लामाबाद में आए तो उनके साथ 8 से 10 हज़ार लोग भी वो मुश्किल नहीं थे। वो उधर से भी फिर जो है ना बैठने, फिर उसके बाद वो सूरत हाल उन्होंने आग लगा दी यहाँ पर, और ये भी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट था, अपने लोगों के साथ उनकी लड़ाई हो गई। अब खान साहब को पता चल गया कि इलेक्शन तो नहीं होने, अभी मेरी ख्वाहिश पे जल्दी इलेक्शन तो नहीं होने। खान साहब इंतहाई, यानी कि यूँ समझ लें कि डेस्परेट हैं, बहुत ही खान साहब गम और गुस्से में हैं, बहुत ही खान साहब मायूसी की हालत में हैं। वो मायूसी की हालत में जो मुंह में आता है वही कह देते हैं जनाब खान साहब, और फिर साथ वो ये भी तस्लीम कर चुके हैं कि हमारे लोगों के साथ, हमारे लोगों के पास तो जनाब वो पिस्टल शिस्टल भी थे, इसका मतलब है वो भी पुलिस पे चलाने लगे थे, और साथ उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ये भी कह चुके हैं मैं तो पुलिस को लड़ा दूंगा फ़ौज के साथ। इस किस्म के बयानात के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो तुर्की में है वो कहते हैं मैं तो तुर्की में हूँ, मैं तो यहाँ पे एग्रीमेंट्स कर रहा हूँ, लेकिन जो इमरान नियाज़ी ने जो बयानात दिए हैं, अभी उनका थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है इमरान नियाज़ी ने, अगर किसी को शक था कि ये अब आइंदा के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए मिसफिट हैं, अनफिट हैं, तो आज वो शक दूर हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, खान साहब के नाम पे मुकम्मल क्रॉस लग चुका है, एक बड़ा क्रॉस लग चुका है। बहुत ही ज़िम्मेदारान लोग कह रहे हैं कि अब लंबे अरसे तक खान साहब इक़्तिदार से हाथ धो बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब खान साहब ने अपनी सियासत के पैर पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है, अपनी सियासत के मुजस्मे पर, अपनी सियासत के जिस्म पर ख़ुद ही उसको कत्ल किया है और अपनी सियासत को ख़ुद ही ख़त्म किया है। ये इंतहाई अफसोसनाक रविश है। और दूसरा बयान आप साथ सुन लीजिए, ये खान साहब ने क्या कहा, ये भी इसी इंटरव्यू में कहा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब क्यों इतने कैथारसिस कर चुके हैं। और एक और बात मैंने आपके साथ अहम तरीन बतानी है कि खान साहब के अपने लोग भी कुछ अहम फैसला करने लगे हैं, ये पहले वो सुन लीजिए। देखिए, सुलह हुदैबिया तो उस दिन थी सुबह को जब मैंने वो धरना नहीं दिया। मैं उसको सुलह हुदैबिया इसलिए समझता हूँ कि सुलह हुदैबिया एक थी बड़े मकसद के ऊपर पहुंचने के लिए। खान साहब अपने धरने को ख़त्म जब किया तो खान साहब उसे सुलह हुदैबिया कह रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जो अपने आप को रियासत मदीना का दावेदार कहते हैं, जो अपने आप को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं, उनको सुलह हुदैबिया तक कहना नहीं आता, वो सुलह हुदैबा कह रहे हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा नहीं कहा, ये उन्होंने पहले भी कहा, उस दिन तकरीर में भी कहा, फिर उसके बाद उन्होंने और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे कहा। ये खान साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं सुलह हुदैबा, यानी उनको हुदैबिया कहना नहीं आता, सुलह हुदैबिया कहना नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि या तो किसी ने तसीह कराने की जहमत ही गवारा नहीं की कि सर ये हुदैबिया लफ्ज़ है, ये हुदैबा नहीं है, या किसी ने अगर तसीह कराई भी है तो खान साहब इनकोरिजिबल हैं, खान साहब तसीह कराने के लायक ही नहीं हैं। अगर उनको कोई लफ्ज़ भी हो तो वो कोई भी, वो हुदैबिया को हुदैबा बोलते हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन वो बोल नहीं सकते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक उनको पढ़ना नहीं आता, कलमा उनको आता नहीं है, अल्लामा इकबाल को वो इल्लामा इकबाल बोलते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों को वो पुट्ठा सीधा बोल देते हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी वो कहते हैं मैं तो आलम इस्लाम का अजीम तरीन लीडर हूँ, उनके सारे पैरोकार कहते हैं, बहुत ही उनके फॉलोअर्स कहते हैं। सर बात यह है, खान साहब को बिल्कुल पता चल चुका है मेरी सियासत दफन हो गई है। अब जनाब सारे के सारी नज़रें खान साहब की सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है कि अब एहतियात बरतेगी, क्योंकि उन्होंने भी, और मतलब मेरा ख्याल है खान साहब जो उनको भी जलील कराना चाहते हैं, जो उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, जो उनके कंधे पे वो कहते हैं बंदूक रख के गन रख के चलाऊं,
वो भी मेरा ख्याल है अब मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन वही मरीम नवाज़ साहबा वाली बात है कि अगर उन्होंने भी किसी किस्म का कोई सेफ़ पैसेज, कोई फेस सेविंग, कोई प्रोटेक्शन कोई इस तरह का खान साहब को देने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है वो, और ख़ास तौर पे इन बयानात के बाद मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो ख़ुद पहले क्या मुतनाज़ा हैं जो अब उसके बाद जिस कदर वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। अब खान साहब को पता चल चुका है, खान साहब के कुछ लोग बड़ा अहम फ़ैसला करने वाले हैं इस किस्म के बयानिए के बाद कि जब आप कहें कि आर्मी चीफ भी गद्दार है, जब आप कहें कि वो फ़ौज भी जानवर है, जब आप कहें कि फ़ौज तबाह हो जाएगी, जब आप कहें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, जब आप कहें कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम डी-न्यूक्लियराइज हो जाएगा, ये अब इस तरह की ख़तरनाक बातें सर करें, अगर आप एनालिसिस करें तो इससे ये क्यों है। मैं तो अच्छा ये हैरान हूँ कि खान साहब का मीडिया क्यों नहीं ब्लैकआउट हो रहा, मीडिया ब्लैकआउट क्यों नहीं हो रहा। इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक दफ़ा बात की थी, गो कि मायूब बात थी, मायूब नारा था, लेकिन बस एक दफ़ा, उसके बाद वो चुप कर गया। लेकिन उनका मुकम्मल आज तक मीडिया ब्लैकआउट है, उनके बयान, उनकी तस्वीर, उनकी तकरीर, उनकी तहरीर, सब कुछ। नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ भी नहीं कहा। नवाज़ शरीफ साहब ने फ़कत ये कहा था, जनरल बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा, जनरल फैज़ साहब आपको भी जवाब देना होगा, इस तरह की बात की। साहब भी साथ कहा बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ, मीडिया ब्लैकआउट हो गया। मैं तो हैरान हूँ, ये ऐसा लाडला है कि पता नहीं इसका कोई मीडिया ब्लैकआउट भी नहीं कर रहा। या तो पता नहीं ये स्ट्रैटेजी है कि कहने दो, ज़रा सामने आने दो, ज़रा सारा कुछ थाट्स बाहर आने दो, ताकि पता चले, सबको पता चले, बिठाने वालों को भी पता चले कि हमने बिठा के कितनी बड़ी गलती की थी ऐसे फिगर को, ऐसी सूरत हाल में। और ऐसे, अब मैं क्या कहूँ, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।